वन लाइनर से नहीं चलेगा। ओके, तो आज के लेसन में हम क्या पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं। कैसे, कब और कहां, इसमें पढ़ेंगे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, तारीखें क्या होती हैं, कौन सी तारीखें हम अवधि कैसे तय करते हैं, ये टॉपिक पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक रहेगा उपनिवेशिक क्या होता है, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, कैसे तैयार करता है ये जानेंगे, किस प्रकार सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, यानी ये सारी चीजें पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, आज के लेसन में। ओके, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागहन बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्राय माना जाता था। अक्सर लोग जानते थे अच्छा इतिहास मतलब तारीखें याद करना, तारीखों का सारा खेल है। ओके, और आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ, जो भी मैंने बताया है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें ये क्या बदलाव हुए हैं, इसलिए तारीखों के बारे में बताया जाता है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। इस बता रहे इतिहास की इसलिए तारीखों का जिक्र होता है क्योंकि हम पहले और अब यानी पहले और वर्तमान की तुलना करते हैं, जिसे तुलना करना आसान होता है। अच्छा, अगर मैं इसको वन लाइन के हिसाब से बता दूं, इंपॉर्टेंट बता दूं, तो आपके काम का नहीं रहेगा उतना। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप जिस तरह पढ़ा रहे हैं इस तरह पूरी बुक पढ़ाएंगे, तो पूरी बुक पढ़ने से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आपकी डेवलप होगी। ओके, रोजमर्रा की जिंदगी में हमने अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। जहां इंपॉर्टेंट लाइन होगी वहां पे हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये बताया जा रहा है, इसलिए तारीखों का जो है तारीखों का महत्व है, ताकि हम तुलना कर सकते हैं, जान सकते हैं। आगे ये जो यहाँ पे फोटो बनी है, एक सेकेंड, ये जो पिक्चर है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये पिक्चर देखिए, इसमें देखिए कौन बना है, भारत माता। एक सेकंड कलर चेंज कर दे। भारत माता है, शेर है और यहाँ के जो है जनता है और यहाँ पे कुछ अंग्रेज है। इसके बारे में पढ़ते क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, जो इसमें नीचे लिखा है, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ब्राह्मण ब्रिटेनिया यानी ब्रिटेन को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 यानी 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। ये बताया गया है। ये जो ब्राह्मण लोग हैं, जनता जिसको मैंने बता दिया था, ये देखिए जनेऊ भी दिख रहा है और पीछे चोटी है। ये ब्राह्मण लोग जिनकी प्रतीक है ब्रिटानिया, उसको जो है अपना वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे रक्षा करिए।
पवित्र ग्रंथ दे रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पे हमारी रक्षा करिए, हमारी संस्कृति की रक्षा करिए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण चाह रहा है कि आप यहाँ आइए, रहिए और हमारी संस्कृति की रक्षा करिए, क्योंकि उस समय जो है मुस्लिम शासक, मुगल शासक ये बहुत हावी हो रहे थे, ये बता रहे हैं। आगे क्या है एक्चुअल, ऐसे अंग्रेजों ने कैसी चालाकी से क्या क्या किया था दिमाग में घुस घुस के, वो आप पढ़ेंगे और आगे पीछे भी पढ़ के देख लिए होंगे थोड़ा बहुत। लेकिन अंग्रेजों की बात है, जो व्यापार के उद्देश्य से यूरोप के लोग आए थे, वो आप 8th क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ आगे है, ऐसे सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं कि समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे 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 उनकी जबान पर चढ़ा था। इस प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। अच्छा, इन्होंने बताया है कि भारत में जो सुबह सुबह चाय पी जाती है, वो ऐसे ही नहीं चाय शुरू हो गई थी, वो कैसे हुआ था, धीरे धीरे शुरू हुआ था, किसने सिखाए थे, ये सारी बात इसमें जो है लिखी हुई है इतिहास में। ये देखिए, कॉफी टी, ये बना हुआ फोटो, जो पिक्चर होते हैं उस पर भी नजर डालते रहना है। और आगे, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। एक्चुअल में चाय या राष्ट्रीय आंदोलन एक्चुअल में कहाँ से शुरू हुआ ये पता नहीं है। बस जब उसकी जब आग निकल है, धुआं निकल जाती है, कहने का अर्थ यह है जब धुआं निकल जाती है तब पता चलता है हाँ निकला है। लेकिन धुएं से पहले जो प्रोसेस होती है वो नहीं पता कि कब से शुरू हुआ है। ओके, ये सारी चीजें एक लंबे समय से घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, बता रहे पिछले 2 साल की जो किताब थी उसमें आपने ये सब देखा है। यानी पिछले 2 साल मतलब क्लास 6 और 7th की। आगे बढ़ते हैं। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे। यानी बता रहे हैं इतिहासकार कब राजगद्दी पर बैठा, कब क्या हुआ, कब युद्ध हुआ, कब बच्चा पैदा हुआ उसके घर में, कब ये सब चीज पर नहीं, अब ये इस पर भी ध्यान देते हैं कि रोजी रोटी उनकी क्या थी, क्या चीज पैदा किए थे पहले, क्या चीज खाना पहले शुरू किए थे, ये सब पर जो है इतिहासकार ध्यान देते हैं। शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले, ये बता रहे हैं। कौन सी तारीखें, अब एक सेकंड, कौन सी तारीखें टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग ये पिक्चर देख लेते हैं। देखो ये पिक्चर देखिए, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, और नीचे क्या बना है, कैलेंडर। ये कैलेंडर में ऐसे छपते थे। जब आप आगे की क्लास पढ़ेंगे 11th और 12th की हिस्ट्री, उसमें देखेंगे कि कैलेंडर पर फोटो छपना, और ये तो एक अंग्रेज की छपी हुई है और ये छपती थी भगवान की छपती थी। ये सब कैसे छपना कहाँ से शुरू हुआ ये आप देखेंगे। इसमें नीचे लिखा है
विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। विज्ञापन, वाकई में विज्ञापन हमारे दिमाग पर काफी असर करता है, उसी से पसंद नापसंद पता चल जाती है। अब मैगी का देखो कैसे प्रचार करते हैं कि ना खाना चाहो तो भी लगेगा कि लाओ खा के देखें। वाकई में अगर ये कोई छोड़ दिया तो उसको स्वाद याद आ जाता है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। ये लाइनें सब समझ लीजिए कायदे से। 1922 में लिप्टन चाय के लिए, लिप्टन आज भी है, लिप्टन चाय ग्रीन टी आज भी आती है, ओके, लिप्टन ग्रीन टी के नाम से अभी भी आती है, ऐड भी आता है। क्या यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं? इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। ये बताया जा रहा है कि देखो ये चाय पीजिए, ये शाही लोग भी पीते हैं। तो ऐड भी आजकल ऐसे दिखाया जाता है। ये देखो, एक सेकंड, ये पीछे जो है राजमहल है जो भारतीय है, और ये विक्टोरिया की जो है, रानी विक्टोरिया की ये जो है बेटा, तीसरा बेटा। और इसको कौन सी पदवी दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। खैर ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि कॉन्सेप्ट के लिए जानना जरूरी है। जैसे ऐसे पूछ लिया गया कि पहले बाजार में नई रुचियां पैदा करने के लिए क्या किया जाता था, तो आप लिख देंगे विज्ञापन किया जाता था। विज्ञापन में क्या रहता था, तो आप बता देंगे कि लोगों के टिक लगाने वाला रहता ही कि भावनात्मक रूप से या राजनीतिक रूप से प्रेरित किया जाता था कि देखो राजा, देखो राजकुमार भी ये चाय पीता है, ये चीज यूज करता है। तो आज भी देखो विज्ञापन में जो एक्टर एक्ट्रेस होती हैं उनसे कराया जाता है, जो सबसे ज्यादा फेमस होती हैं, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा ये भी यूज करते हैं इस क्रीम को, तो हमें भी करना है। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण बनाने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। यानी तारीखों का कोई महत्व नहीं होता, जो घटना उस तारीख घटती है, उस घटना की वजह से उस तारीख का महत्व बढ़ जाता है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। यानी अगर जो जैसे एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी अगर जो दिल्ली सल्तनत पढ़ाना बंद कर दे, मुगल काल पढ़ाना बंद कर दे, तो उन तारीखों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। तो मतलब तभी तक है जब तक वो आगे आ रही है, जब तक उस घटना का बार बार जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ओके, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, देखो सबसे पहले इतिहास लिखा था ब्रिटिश इतिहासकारों ने, इसलिए कि कई इतिहास जो है उन्हीं से प्रेरित भी है। ओके, इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। उनके में हर गवर्नर का शासनकाल, उनके काम वाम जरूर लिखे गए हैं, और आज भी उन्हीं के फॉर्मेट के हिसाब से लिखे भी जा रहे हैं, वही हम लोग को पढ़ाए जा रहे हैं। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू हुआ। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासन से ही इतिहास की शुरुआत भी है। आप लूसेंट की ले लीजिए या कोई भी, तो जब गवर्नर जनरल का रहेगा तो जिक्र सबसे पहले उसी के नाम रहेगा, उससे पहले तो सब रहे होंगे, लेकिन उनका नहीं है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के, ये नाम याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर थे। यहीं से एक क्वेश्चन मिल गया, और यहीं से इतिहास जो है लिखना शुरू हुआ था, और उसमें गवर्नर जनरल का शासनकाल पहली बार लिखा गया था। यानी किसके बारे में? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। उनके इतिहास में यही सब काम रहता था।
लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये आखिरी वायसराय थे, फिर बाद में गवर्नर बनने लगे थे। और आखिरी वायसराय के साथ लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेजली, बैटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। यानी जो ब्रिटिश गवर्नर ने ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा था उसमें इन्हीं लोगों का बोलबाला था। ये तो जो अब पढ़ा जाता है सब चीज के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ते हैं, आजादी के बाद इतिहास सरकार के द्वारा लिखाया गया था, इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं। पहले आजादी से पहले ऐसी इतिहास नहीं पढ़ी गई थी जो आज है। अब कुछ लोग जैसे जान लें कि अंग्रेजों का पोर्शन हटा के सब पढ़ाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तब इतिहास ऐसी नहीं थी जिस तरह आज है। क्या हम किसी दौर के इतिहास के अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। देखो सारी बात बताएगी। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, एक समझ लो ये पेडोलॉजी के क्वेश्चन है कि इतिहास लिखने से पहले हम क्या करते हैं, तो उसी का आंसर हो गया। उसे हम टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती है, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वो महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। इसके लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। वाकई में आज जिनको महत्वपूर्ण माना जा रहा था इनके शासन वगैरह को अंग्रेजों के, तो वो अब महत्व नहीं है। अब सबसे ज्यादा हो गया है आजादी किसने दिलाई, कब उसका आंदोलन हुआ, ये सब बातें महत्वपूर्ण हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें जरूर पूछे जाते हैं। उनके लिए लगता है अंग्रेज लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेज कब आया था, इसने कब क्या किया, इसने कब खांसा, ये सब जरूर पूछेंगे। जबकि इनको आजादी को लेकर ही पूछना चाहिए। सिर्फ कौन सा उस समय शासक था ये सब पूछने क्या जरूरत। ये पूछिए कि कौन सा आंदोलन हुआ, कब कौन सा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बड़े नेता कौन थे, कौन उभरा, ये सब पूछिए। चलिए चित्र आपने देखा। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों की कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। ये बताया जा रहा है कि जो पहले का इतिहास था जो ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा था वो कैसे था। उनके कारनामे बताए जाते थे, उनकी जीवनियां बताई जाती थी, गौरव गाथा होती थी। खैर ये तो राजतंत्र के हिसाब से था, राजतंत्र में तो यही ऐसे ही इतिहास लिखी जाती है। अगला टॉपिक आते हैं, इसमें जो हो गया हम अवधियां कैसे तय करते हैं। अब अवधियां की बात हो रही है। अवधि, अभी तक तारीख की बात हो रही थी, अब अवधि की बात हो रही है, एक पीरियड की बात हो रही। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। ये आप इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देखिए, ये आप नोट कर लीजिए चाहे दिमाग में चाहे पेपर पर। ओके, इस किताब में उन्होंने, किताब का नाम
एक बार फिर से बोल देते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, देखो दार्शनिक भी अलग अलग होते हैं, राजनीतिक दार्शनिक है ये जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदी में बोलेंगे ब्रिटिश भारत का इतिहास। हिंदी वाले हिंदी नाम भी याद रखेंगे और इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। यानी जो चैप्टर बताया जाता है अलग अलग अध्याय में बांटो, तो इनका था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी जो अंग्रेज आए हुए थे, अंग्रेज भी काफी यहाँ आए हुए थे। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तारीख में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि में दूसरी अवधि के बीच नए बदलावों का क्या महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। मिल को लगता था, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। उनका यह मानना था कि सभ्यता के मामले में काफी पीछे हैं। अब सभ्यता की सबकी अलग अलग परिभाषा होती है, तो उसमें कोई क्या करता है, क्या कर सकता है। ओके, इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये इन्होंने बताया, ये बात तो सही है। ये आप लिख लीजिए। मिल को क्या लगता था? एशियाई सभ्यता, पूरा एशिया की बात हो रही। एशियाई सभ्यता, एशिया में खाली भारत नहीं आता, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आजकल नहीं आता, बहुत आते हैं कई कंट्री। उन्होंने बताया कि ये काफी यूरोप से पीछे है। क्यों? ये चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का बोलबाला। भैया वो तो रहेगा ही, जब विभिन्न प्रकार की यहाँ पे धर्म रहेंगी। जातियां तो सब में होती हैं, लेकिन अब धर्म है, जातियों में भी बटा, तो वहाँ ये सब चीजें रहेंगी। यूरोप का एक अच्छी किस्मत ये थी कि वहां पे एक ही धर्म के लोग ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, और सब तो बहुत ही कम थे उस समय। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। ये कह रहे भारत को सभ्यता की राह पर ले जाएगा ब्रिटिश शासन, इसलिए ठीक है रहो और भारतीय तुम उनकी स्वागत करो। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। वैसे मिल जो है कोई भी कुछ कहता है तो कई बार होता है कि उसको कहलवाया जाता है, लेकिन ये कुछ हद तक सही है। भारत काफी पिछड़ा था और उसकी वजह थी क्योंकि राजतंत्र जो था, जो उस समय के शासक थे, वो जनता पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए काफी यहाँ के लोग पिछड़े हुए थे। और आगे इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। देखो बता दिया गया, अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। ये इसमें बता रहे हैं कि किसी, अगर हम कहें हिंदू का दौर था, मुस्लिम का दौर था, तो ये इसमें बांटना इतिहास को बेकार है, क्योंकि हिंदू का दौर था तो क्या मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम का दौर था तो क्या हिंदू नहीं थे।
तो ये चीज बांटना बिल्कुल गलत है, ये बताया जा रहा है इसमें। और शासक को लेकर बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, एक ही धर्म नहीं होता था, एक ही धर्म के शासक नहीं थे, अलग अलग धर्म के शासक बन चुके हैं। अच्छा, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। देखिए, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हो हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को, ये इन्होंने इनकी बात नहीं मानी, इनकी बात ना मान के अपने हिसाब से चल रहे हैं। किसमें वर्गीकरण किया? प्राचीन, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल। इतिहास 3 प्रकार की है। आगे बढ़ते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। ये भी समझ जो है पश्चिम से आई, यानी यूरोप साइड से ही आई। पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी, यानी लोकतंत्र नहीं था, विज्ञान नहीं था, तर्क नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं, जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे? अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। आधुनिक काल को बहुत इतिहासकार औपनिवेशिक युग कहते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता, समानता और मुक्ति नहीं थी, ये सब चीजें नहीं थी। जहां समानता, स्वतंत्रता न हो, मुक्ति न हो, स्वतंत्रता मतलब मुक्ति, यानी आज जो हम लोग बोल देते हैं सरकार के खिलाफ लोकतंत्र में, वो पहले अंग्रेज के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकता था। खासतौर पर अकेला अगर जो है कोई संगठन है बनाया गया, जैसे कांग्रेस संगठन बनाई गई थी, तो वो बोलती थी, उसका चल जाता था। अब अगला टॉपिक है, ये समझते हैं। अभी जो जिस का युग हो, जिस शब्द का जो जन्म हुआ, कि बहुत सारे इतिहासकार यही आधुनिक इतिहास को औपनिवेशिक युग कहते हैं, यानी अंग्रेजों के आगमन से लगाकर व्यापारी के रूप में आने के समय से लगाकर आजादी तक का समय वो औपनिवेशिक युग मानते थे। इस किताब में हम पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने सारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को, बताया जा रहा है इस किताब में हम ये पढ़ेंगे, यानी क्लास 8 में ये चीज पढ़ेंगे जो मैंने पहले बताया था। राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था या समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपने ही खर्चे निपटाने के लिए राजस्व वसूल कर, हम पर नहीं खर्चा करते थे, देश पर नहीं ज्यादा खर्चा करते थे। अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई ताकि हम बाहर बेच सके, जैसे नील की खेती हुई थी, चाय वाय की होने लगी, बाद में कराएं। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप भी यही जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीत रिवाज और वह तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश में पूरे दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। औपनिवेशिक आपने समझ लिया था, औपनिवेशिकरण समझ लीजिए क्या होता है। यहां से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन या किसी देश के कारण किसी देश में मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीत रिवाज व तौर तरीकों में बदलाव आए। यहां से नहीं नोट करिए, एक सेकंड, यहां से जब एक देश या दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, यानी जो ऊपर बात कही गई है अलग कलर से करते हैं,
जो बात कही गई है पूरी बात कि अपने हिसाब से जो सब कराई जा रही है। अब लोग चाय नहीं पीते थे, चाय पिलाई जा रही है, चाय खेती कराई जा रही है। दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी अंग्रेज आए और यहाँ के बहुत कुछ पूरा चेंज कर दिए, पसंद नापसंद, नील की खेती कराएं, चाय की खेती कराएं, अपने हिसाब से फसल लगवाते थे। तो और यहाँ के और भी कई चीजों का, जैसे यहाँ के गुरुकुल शिक्षा को बंद कर दिया और अपना अंग्रेजी शिक्षा दिया, तो वो सब पर बताया जा रहा है। जब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया। ये क्लास 6 में भी मैंने बताया था कि हमारे अतीत क्यों कहा गया, हमारा अतीत क्यों नहीं कहा गया। तो हमारे अतीत इसलिए कहा गया कि सभी जो वर्ग था, वर्ग का इस्तेमाल शब्द का इतिहास में भी किया है, मैं भी करूंगी। जात शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि वर्ण था, वर्ण को वर्ग भी कह सकते हैं। तो जो भी वर्ग था धर्म के हिसाब से मान लो चाहे जो, उन्हें सब में जो है, सब पर जो असर है उनका एक बराबर नहीं था, सब एक जैसे नहीं थे। जो सब में बदलाव हुए थे वो अलग अलग। जैसे यहाँ पे लिखा है सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। ये जो बदलाव हुआ था सबको एक ही टाइप से नहीं अनुभव हुआ, इसलिए इस किताब का नाम हमारे अतीत रखा गया, यानी कि कई अतीतों पर केंद्रित। ये आप नोट कर लीजिए। हम किस तरह जानते हैं? एक सेकंड। अगला टॉपिक है हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल के इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, ये बातें हम इसमें पढ़ेंगे। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन जो है वो अभिलेख तैयार करता है। अभिलेख क्या होता है ये सब बताए थे पिछले क्लास में। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अच्छा, अंग्रेज लोग रिकॉर्ड तो तैयार रखते ही थे, इससे भी जो है इतिहासकारों को काफी मतलब इतिहास लिखने में सहायता मिली। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई है। यहीं से जो है ये सब लिखा जाने लगा। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए थे। शासकीय संस्थान जो थे वहां पे अभिलेख कक्ष भी बनवाए थे जहां पे इन सब चीजों को रख सके। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्काइव, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। अंग्रेजों की एक बहुत अच्छी एक खास बात थी जिसकी वजह से आज इतिहास जो आधुनिक इतिहास है या उपनिवेशिक युग है जो हमारे इतिहासकारों ने बोला है, वो अच्छे से और सही लिखा गया है, क्योंकि जो स्रोत हैं वो सही मिले हैं, इसलिए सही लिखा गया है। ये आप नोट कर सकते हैं। संग्रहालय 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं।
19वीं सदी में यानी 1800 प्लस के आसपास में जो भी लिखा गया था, एक पत्र दूसरी जगह भेजी गई थी, वो सब आज भी आप देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। यह ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। 19वीं सदी में जो है बहुत सावधानी पूर्वक सब बनाई जाती थी। ये देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया और पहले का सब यहीं पे लिख दिया गया, रख दिया गया। अभिलेखागार, आगे बढ़ते हैं। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। इन्हें खाना पूर्ति नहीं था, वायसराय उस समय बड़ा पद होता था, सबसे बड़ा, जैसे आज प्रधानमंत्री, तो उनके पास में ये सब बनाया गया था। इसको पढ़ लेते हैं, फिर ये लाइन पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, पहले नीचे का पढ़ ले। आगे है सर्वेक्षण का, नहीं, उन्हें खुश नसीबी के माहिर लिखते थे, उन्हें खुश नवीसी के माहिर लिखते थे। खुश नवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे, देखो सुलेख यानी जो अच्छे से लिख लेते हैं, को बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की नई नई प्रतियां बनाई जाने लगी। अच्छा, सुलेख यानी बहुत सुंदर लिखने की जो को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, ये सब पहले से ही तभी से शुरू हुई थी। अच्छा, बहुत सुंदर लिखा है, वाह क्या बात है, कितनी अच्छी राइटिंग लिखी, और आज भी माना जाता है। तो जबकि प्रिंटिंग आ गई है तो उसका कोई उतना मायने नहीं रखता, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज भी वही लोगों के दिमाग में भरा हुआ कि अच्छा, खूब अच्छी राइटिंग लिखता है, बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है। खैर, अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं जो पिंक कलर में है, स्रोत 1 लिखा है, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी, बगावत हो गई थी उसमें। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। विद्रोह कर दिया था नौसेना ने, अब देश के लिए नहीं किया था, वो किसी और चीज के लिए किया था, जो आप आगे पढ़ेंगे। पहले क्या बता दे, जैसे मुंबई इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। और है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? तमिल साइड में, तमिल में साउथ इंडिया। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए, ये बताया गया है। ये रिपोर्ट जो है भेजी गई है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट, ये बताया गया है गृह मंत्री के द्वारा। भारत सरकार के गृह मंत्री जो थे उन्होंने ये बात बताई। अब अगला टॉपिक है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे।
गांव में, ये याद रखना, 19वीं सदी शुरुआत। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, यानी कि जिससे हम कर ले सके। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। ये सब वजह थी। अब कर वसूलने के लिए मेन करते थे कर, जिससे हम लोग को भी फायदा हुआ। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन करने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से हर साल में जनगणना भी की जाने लगी। आखिरी से जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये सब किए जाते थे। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ये नाम याद रखिएगा, वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी, पुरातात्विक, मानव शास्त्रीय, वन सर्वेक्षण और जनगणना था। ये तो इतने प्रकार के सर्वेक्षण कौन कौन से? वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी पौधों को लेकर, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण। ऊपर चित्र देखते हैं हम लोग, क्या है? सलीफे का पेड़। सलीफे का पौधा 1770 का दशक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेश के बारे में क्या पता चलता है। ये बातें हुई। आगे रिकॉर्ड, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, जो अधिकृत रिकॉर्ड है उससे क्या पता नहीं चलता, ये भी बातें बताएगी। अधिकृत रिकॉर्ड्स की बातें अभी तक हुई है, उसमें क्या पता नहीं चलता, क्योंकि एक पक्ष जो रिकॉर्ड तैयार करा रहा है वो अपने जो उसने कुकर्म किए होंगे या कई कांड किए होंगे वो तो लिखेगा नहीं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारे सरकारी रिकॉर्ड है। सरकारी रिकॉर्ड में सरकार का कहीं बात ही नहीं रहेगी। जहां अच्छा किया वहां वाह वाह बहुत अच्छे से क्रेडिट लेंगे, और जहां उन्होंने बुरा किया वहां वो नहीं बताएंगे। इसलिए सारे अभी तक जो हम लोग पढ़े वो सरकारी रिकॉर्ड थे। बंगाल, अब ये चित्र बना हुआ, ये देखिए, बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। देखिए चित्र, ये देखिए लोग कैसे रहते थे। मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर बनाई गई है 1832 में। पहले तो बनाई जाती थी ना, क्योंकि कैमरा तो था नहीं कि फोटो खींच लो। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। ठीक है, अगले हिस्से में जो भी प्रयोग हुआ है वो सब दिखाया जा रहा है। देखिए आगे की बात पढ़ते हैं। इंसानों के खाने के लायक नहीं है, ये पढ़ लेते स्रोत 2। नहीं, इसको नहीं, ये तो इसी से जुड़ा रहता है। सबसे पहले 1857 के विद्रोही पढ़ लेते हैं। ओके, तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। ये बात सच है, तस्वीर भी देखनी चाहिए, उससे सोच भी पता चलती। सोच मतलब वो क्या बताना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। 1857 में ये क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा ही तैयार की गई थी
और उसमें ये दिखाया गया। देखिए, इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। उनकी यही भाषा थी। जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आज राजनीति खेली जाती है, कहीं मतलब भावनात्मक रूप से, तो कहीं कुछ वैसे ही पहले भी ये लोग करते थे। अपनी जो भी यहाँ होती थी उसकी छाप वहां पे जो पेपर होता था वहां पे भी छापते थे कि देखो यहाँ भारतीय लोग अंग्रेज औरतों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये सब करके। तो वहां की जनता वहां की सरकार पर और दबाव बनाती थी, और शासन करो अच्छे से, और वहां पे कूटो कस के भारतीयों को। और ये देखो, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए, अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। अच्छा, यही सारे तरीके तो हिटलर भी यूज करता था। जो अपने कांड करता था गलत अपने, और नाम बोलता था दूसरे को। शब्दों का जाल है, शब्द यूज कर रहे हैं। शब्द अब जब हिटलर के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शब्द कैसे यूज कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। जैसे आज का जो राजनेता है वो कह रहे हैं हम जातीय जनगणना इसलिए करा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कितना है, और मैं उनका मतलब उनके विकास को लेकर कुछ कर सकूं। जबकि एक्चुअल वजह उनकी ये है कि वो इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि हम जो है राजनीतिक रोटियां बढ़िया से सेकेंगे, इसलिए होता है। ऐसे ही शब्दों के जाल का खेल पहले भी था, आज भी है। करना कुछ है, बता कुछ रहे, निगाहें कहीं, इशारा कहीं, निगाहें कहीं, क्या है कहाँ, लाइन याद भी नहीं। आगे इन्होंने बताया कि ये विद्रोह के बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। जो देश के दूसरे लोग थे वो क्या महसूस करते थे, और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। ये लिखावट की सबकी अलग अलग वजह थी, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभवों से गुजर रहे थे, किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिशें करें, और साथ में मैं अगर जोड़ूं तो, और अनपढ़ लोग क्या महसूस कर रहे थे, अगर हम थोड़ी और कोशिशें करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। ये बताया जा रहा है, जैसे जैसे इस किताब में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ये बातें आपको समझ में आएगी कि लोग उस समय जो अन्य लोग थे जिनके बारे में जिक्र किया गया है, कौन, आदिवासी, किसान और मजदूर, ये लोग क्या सोचते थे, ये आप जानेंगे। आगे का ये पढ़ लेते हैं हम लोग। इंसानों के खाने लायक नहीं, इंसानों के खाने लायक नहीं, ये पढ़ते हैं। अखबारों ने देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। अखबारों से हमें ये पता चलता है, आजकल तो डिजिटल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। अखबारों से देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। इनको खाने को लेकर ही था।
जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता, हमें तो चपाती और दाल खानी पड़ती है, उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये उस समय के हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 में छपा था। हिंदुस्तान टाइम्स आज भी है। ओके, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं काम दे सकूं, लेकिन हाँ ये दे सकते हैं सही और गलत। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल खंडों में बांटा, ये बताना है आपको। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है। देखो, जो क्वेश्चन है, आप जैसे अभी तक सुने होंगे तो सोच रहे होंगे क्या कहानी है, इसमें क्या लाइन है, तो ये इसमें ये बातें हैं। देखो, क्वेश्चन बन गया। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ये चीजें सही गलत बताया जा रहा, पूछ रहा। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। तो ये आप करिएगा, वैसे हम कराएंगे नहीं, अगर जो करा देंगे तो बच्चे का क्या। ये होमवर्क है, HW करके लाइएगा। ओके, और इस का भी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप उसमें देख लीजिएगा। और ज़रूरी सूचना यह है कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा। और विश्वास के साथ चैनल के साथ बने रहिए, और ये चैनल आपको जो है सोशल साइंस है उससे जुड़ा सारे प्रश्नों का उत्तर देगा, और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और CTET UP टेट का तो हम CDP भी पढ़ाएंगे, और सब्जेक्ट में हिंदी भी पढ़ाएंगे, और इंग्लिश में हिंट देंगे। ओके, तो आप बने रहिएगा। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ, तो अंडरलाइन वाला पोर्शन ही नोट्स में लिखा जाता है। और वरना आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप 499 में SST का ले सकते हैं, 6 to 8 का पूरा SST। ओके, और CDP का है 199 का। ओके, तो आपकी मर्जी, बना ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपना खुद का बनाया हुआ और अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बढ़िया से